अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। आपकी होस्ट आयशा उमर आपके साथ है। हफ्ते का पहला दिन है पीर। मंडे बड़ा मुश्किल दिन होता है भाई लोगों के लिए, हमेशा मैं ये कहती हूँ, क्योंकि रूटीन में सेट हो रहे होते हैं। कुछ लोग बड़े रिलैक्स भी होते हैं और कुछ लोग एक्चुअली जो वीकेंड गुजरा होता है उसमें ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। मेरा भी बड़ा ही मैं कहूँगी एक बिज़ी वीकेंड गुजरा है, बिकॉज़ बड़ी एक्टिविटीज़ हो रही थी, बड़ी शादियाँ हो रही हैं, अटेंड की जा रही थी। कल एक बहुत बड़ी ग्रैंड लॉन्च थी भाई एक प्रोडक्ट की, और बहुत ही अमेजिंग इवेंट था। तो बड़ा कुछ हो रहा है। और मज़े की बात तो ये है कि हमारे मुल्क के हालात जैसे हैं उनमें भी इतना कुछ क्रिएटिव मुल्क में हो रहा है। बड़ी मैं कहूँगी कि हमें पैट ऑन द बैक मिलनी चाहिए हम पाकिस्तानियों को, आवाम को, कि ऐसे हालात में, इतने नाखुशगवार हालात में भी काम चल रहा है, बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन। और आज हम यही बात कर रहे हैं। ये पूरा हफ्ता हम आपको मुख्तलिफ सियासतदानों से मिलवाएंगे। हम सियासी हफ्ता मना रहे हैं मेरे शो में। कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा मुख्तलिफ पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से आपको मिलवा सकें, मिलवाएंगे, ताकि हम उनसे बात करें भाई मुल्क कहाँ जा रहा है। अब हालात बुरे से बदतर होते तो जा रहे हैं। क्या फ्यूचर है, अवाम क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, क्या सवालात हैं आपके जहन में उनके लिए। अपने मसाइल इतने सारे हैं, उनकी सॉल्यूशंस बहुत कम है। हम देखते हैं कि जी सियासतदान अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टियां बना रहे हैं और पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन जो अवाम है वो गुर्बत की जो एक लाइन है, पॉवर्टी लाइन जिसको कहते हैं, वो मैं कहूँगी कि जी 41.2% हमारे स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक, यानी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर कंट्रीज़ पॉपुलेशन, हमारी मुल्क की जो आबादी है वो गुर्बत की उस लाइन के नीचे है और सर्वाइव कर रही है। और भी कुछ बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने है कि जी तालीम का बजट 2% है। हुकूमत ने तालीम का जो बजट है वो 2% रखा है। क्यों एजुकेशन का बजट बढ़ता नहीं है? हर चीज़ का हल मेरे ख्याल में रूट कॉज और हल एजुकेशन है। लैक ऑफ एजुकेशन, मैं कहूँगी कि हर चीज़, जितने मसाइल हैं उनका रूट कॉज होगा। और अगर तालीम पे तवज्जो दी जाए, मेरे ख्याल में बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो अभी चल के देखते हैं एक इंट्रोडक्टरी पैकेज जो टीम ने आपके लिए बनाया है। कुछ अवाम की राय देखते हैं कि जी अवाम क्या समझती है हमारे सियासतदानों के बारे में और मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में। आइए देखते हैं। मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, जब बच्चे मुल्क पे राज करें और स्कूल में बैठे हो सियासतदान। आबादी के लिहाज से दुनिया के छठे बड़े मुल्क पाकिस्तान में 18 करोड़ आवाम बसते हैं। इस आबादी में 7 करोड़ 39 लाख अफराद आज भी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बहरान का लफ्ज पाकिस्तान के लिए कुछ नया नहीं। हमारी शरह तालीम है कि बढ़ती ही नहीं, लोड शेडिंग है कि ख़त्म होती ही नहीं, और महंगाई का जिन बोतल में वापस जाने को किसी सूरत तैयार ही नहीं। यानी गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। इन तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तानी अवाम अपने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में कितने पुरुमीद हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। अगर हमारी यूथ कुछ कर सके तो शायद पाकिस्तान की प्रोग्रेस हो सके। अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो सके, अगर हमारा ट्रैफिक सिस्टम एंड एवरीथिंग दैट्स जो जिससे रिलेटेड है। हमारे मुल्क में लोगों को फ़िलहाल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हर किसी को अपनी पड़ेगी। ट्रस्ट लेवल जो है ना पाकिस्तान का बहुत कम हो गया, रह गया है। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो पाकिस्तान के हालात मतलब मज़ीद ख़राब होंगे। अच्छे होने की मुझे सूरत हाल समझ नज़र नहीं आ रही। अगर यही गवर्नमेंट, इसी तरह के लोग आगे आते रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छा है। सियासतदानों ने तो बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है इस मुल्क का, उससे क्या उम्मीदें करेंगे? पाकिस्तान का फ्यूचर तब बदले हर आदमी अपने आप को बदलने की नीयत करेगा, क्योंकि फ़र्द से माशरा माहौल बनता है। अब हर आदमी अगर हुकूमत को ज़िम्मेदार बना के और ये बहाना बनाएगा तो इससे नहीं मुस्तकबिल ठीक होगा। तुम भी देखोगे।
व्यूअर्स, आपने ये एक रिपोर्ट देखी और कुछ और स्टैट्स मैं आपको बताना चाहूँगी अगर आपकी नॉलेज में नहीं है कि जी पिछले 10 सालों में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो इक़दाम और जो जंग लड़ी गई है उसकी वजह से पाकिस्तान को 70 अरब रुपयों का नुकसान हुआ है। और उसके अलावा जी 3 सालों में कुदरती आफात की वजह से जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हमारे मुल्क में आए हैं गुज़श्ता 3 सालों में पाकिस्तान को 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये सारे पैसे जो खर्च हो रहे हैं ये आया सही जगह पे खर्च हो भी रहे हैं, नहीं हो रहे। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है। वो गैप जो है एक कहते हैं हैव्स और हैव नॉट्स का जो गैप होता है, जिनके पास सब कुछ है और जिनके पास कुछ नहीं है, उसका गैप बढ़ता जा रहा है। और जी लोड शेडिंग जो है वो ट्रिपल हो गई है मेरे ख्याल में पिछले 1 साल में। पूरे मुल्क में लोड शेडिंग जो है उसकी सबसे बड़ा रोना है। और पंजाब में तो ये हाल हो चुका है कि जी अब लोग सड़कों पे निकल आने का सोच रहे हैं, क्योंकि लिटरली वहाँ पे लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ बदल दी हैं लोड शेडिंग के मुताबिक। यहाँ कराची में फिर भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे अगर बिल पेमेंट हो रही है तो जी 100% बिल पेमेंट की वजह से लोड शेडिंग नहीं हो रही। पंजाब में अब या लाहौर में ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं हो रही, जबकि थरकोल कोयले के बेपनाह ज़खायर हैं। अब वो क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहे, क्यों डिफरेंट सॉल्यूशंस नहीं ढूंढी जा रही। पूरे दुनिया में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए यूज़ किए जा रहे होते हैं जी, कहीं सोलर पावर यूज़ कर रहे हैं। हमारे मुल्क में इतनी सनलाइट है, हम वो क्यों नहीं सिस्टम सेटअप कर सकते, क्यों नहीं सॉल्यूशंस ढूंढ सकते। अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे और हमारे साथ आज मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स, उनसे हम बात करेंगे। PTI इज़ रिलेटिवली न्यू पार्टी और कुछ बहुत उनकी मैं कहूँगी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वर्कर्स हैं, उनमें हमने काफ़ी ऑनेस्टी और मेहनत देखी है और बड़े प्रोमिसेस कर रहे हैं वो भी हमारी आवाम से। तो देखते हैं कि जी क्या उनकी आगे के बारे में क्या विज़न है मुस्तकबिल पाकिस्तान का, वो कैसे देखते हैं, किस तरीके से डायरेक्ट करेंगे पॉजिटिवली अब हमारे फ्यूचर को। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे और अपने गेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक लीजिए, ये वक्त है मेरा। वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा, मैं एक बार फिर आप लोगों को वेलकम करते हैं। और लाइक आई सेड ब्रेक लेने से पहले कि जी आज हमारे पास मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स। हर दिन मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से मिलवाएंगे, आपके सवालात उन तक पहुँचाएँगे। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है जी 021322708161 से लेके 66 तक सारी लाइन्स पे आप कॉल कर सकते हैं। कोई सवाल हो, कोई आपको जी अपनी फीडबैक देनी है, कुछ शेयर करना है, कोई कंप्लेंट है, आप ज़रूर हमें कॉल करें। एंड अभी हम आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं। मेरे पास मौजूद है नाज बलोच साहिबा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनरल सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन की। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? एंड जी उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इमरान इस्माइल साहब, जो मीडिया एडवाइज़र हैं PTI के,
और उसके अलावा डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल भी हैं PTI के, और एक्स प्रेसिडेंट हैं सिंध के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग मी। बहुत सुबह सुबह हमने बुला लिया आपको क्योंकि यूजुअली जो पॉलिटिकल टॉक शोज होते हैं वो तो रात के होते हैं, है ना? तो सुबह के शोज में जाने की इतनी आदत नहीं है, बस थोड़ी बहुत है। अच्छा नाज साहिबा, आपने रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया पिछले साल 2011 में। इमरान साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कब से है? मेरी एफिलिएशन खान साहब से है फ्रॉम द डेज ऑफ शौकत खानम। जब शौकत खानम बन रहा था ना, आई वॉलंटियर्ड फॉर दैट। वन ऑफ योर लॉयलिस्ट। या लेकिन PTI से तो तब से आप उनके साथ? फ्रॉम डे वन I was one of the founder members of the party. अच्छा, what do you feel about this new addition to Very PTI? good. ये जो young blood हमारी पार्टी में आ रहे हैं, this is what we required. We need this. We need. And Naz Baloch especially, she has come outshine इसने किया है बाकी जो दूसरी हमारी पार्टी में आए लोग। किस तरीके से आप जरा बताइए, क्या कर रही हैं? यानी शी इज़ अ वेरी गुड स्पोक पर्सन, जो टीवी पर जाती है, शी रिप्रेजेंट पार्टी बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन पार्टी की करती है। शी सारा कुछ यानी हवा में बात नहीं करती, जो पार्टी पॉलिसीज है उसके ऊपर बात करती है, और एंड वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द वुमेन साइड स्पेशली। ग्रेट। अच्छा नाज, यू टेल मी, आप कैसा फील कर रही हैं आके, और जो एक अंबार है प्रॉब्लम्स का जो सामने नज़र आ रहा है, और बहुत बर्डन है हर पार्टी पे कि जी प्रूव करना है कि क्या करेंगे आगे जाके, आप कैसा फील करती हैं? आई जस्ट फील वन थिंग कि ग्रास रूट में निकल के काम करने का जो है एक जो एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है, उससे मैं समझ रही हूँ मेरी लाइफ में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। अच्छा, इट्स रियली अ बिग चेंज। और अब मुझे नज़र आ रहा है लोगों के अंदर एक होप है, देयर इज़ अ रे ऑफ होप। लोगों को एक उम्मीद है कि जनाब उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन ग्रास रूट में जाके उनके प्रॉब्लम्स पता चल रहे हैं, लोगों के मसाइल क्या हैं, क्योंकि बैठ के बात करना तो बहुत आसान होता है। जनरल परसेप्शन आप बताएं जिस ग्रास रूट लेवल की बेसिक प्रॉब्लम्स ये हैं हमारे मुल्क में, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये दो चीज़ें हमारी बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक इश्यूज़ हैं। बल्कि ऐसा भी है कि मैं पिछले दिनों विज़िट करने गई थी किसी एरिया में, कराची में ही एक एरिया है जहाँ पे मैं विज़िट करने गई, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कूल है, ज़बरदस्त कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, वेरी ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। आप यकीन करेंगे वहाँ पे कोई टीचर ही नहीं है। और जब मैंने सवाल किया कि यहाँ कोई टीचर है, तो पता चला कि एक मिडिल पास क्लास 5 जमातें पढ़ा हुआ एक बंदा सामने आया और कहता है कि जनाब मैं यहाँ का टीचर, और वो चल रहा है स्कूल, और वो कहते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैं हैरान हूँ कि 5 जमातें जिसने पढ़ी हों तो वो आगे बच्चों को क्या पढ़ाएगा। तो आप ये सोचें कि कोई सिस्टम नहीं है, लोगों के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, पीने का पानी नहीं है, साफ पानी नहीं है, बिकॉज वी कीप ट्रेवलिंग एक्सटेंसिवली, लोड शेडिंग है, बिल्कुल, महंगाई, हेल्थ। अच्छा, 65% अभी हमारी जो पॉपुलेशन आबादी है वो मुश्तमिल है नौजवानों पे। आपको क्या लगता है कि हमें ज़रूरत है कि नौजवान आएँ पॉलिटिक्स में, या पार्टियों को ज्वाइन करें, उनकी हेल्प करें, उससे कोई चेंज आ सकता है? बिल्कुल, यू कैन सी आई एम एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। और मैं समझती हूँ कि लेकिन नौजवानों में एक जज्बा है, वो जज्बा है, एनर्जी है, और एक एंथुजियाज्म है, और उसके साथ फिर हमारे पास खान साहब की मोटिवेशन है। तो ये सब मिलाकर जो फार्मूला बनता है ना, वो मैं समझती हूँ दैट इज़ अ सक्सेस स्टोरी, दैट विल बी अ सक्सेस स्टोरी ऑफ द नेशन। जज्बा तो बहुत है, उम्मीद भी बहुत है, लेकिन जब वो देखते हैं कि कुछ कर नहीं पाते और रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे, और नौजवानों के लिए बहुत स्पेस है। ये वो जमात है जहाँ पे नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है कर दिखाने का। और बिलीव मी, अगर आप काम करते हैं ना, तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती काम करने से। तो एक विल होना चाहिए, कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए, और देयर शुड बी अ विल, एंड अबव ऑल ये कि आपके पास एक अच्छी लीडरशिप हो, तो फिर तो यू नो you've already done it. That's true. अच्छा, एजुकेशन के बारे में इमरान साहब ये बात करेंगे कि जी सब समझते हैं, सुना भी ये जाता है, कहा ये जाता है कि जी जान के हमारे जो लीडर्स हैं, जो हुकूमत में हैं लोग, जान के ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि एजुकेशन कम से कम हो, क्योंकि एजुकेशन ब्रिंग्स अवेयरनेस। जब लोगों में आगाही आ जाती है तो फिर वो उठ के सवाल करते हैं और फिर वो रिबेल करेंगे। तो जी उनको ऐसे ही रखो कि वो दिमाग इस्तेमाल ना कर सकें, तो चुप करके अपनी बेसिक मसलों से ही ना निकल सकें। आप बताएं कि आप लोगों का क्या एजेंडा है आगे अब एजुकेशन के बारे में? हमारी तो एजुकेशन पॉलिसी अभी हमने फ्लोट की है, जो हमने मीडिया को भी दी है, सारुण शायद आपकी नज़र से गुजरी हो। उसमें तो यकसा निज़ाम तालीम है फॉर एवरीवन
क्रॉस बोर्ड। बिल्कुल बिल्कुल। भले से आप प्राइवेट स्कूल खोलें, भले आप उसके अंदर एयर कंडीशनर्स लगाएं, आप 50,000 रुपये फीस लें, दैट डजंट मैटर, बट सिलेबस जो है वो एक ही होगा। नहीं तो वही सिलेबस बिलो पॉवर्टी लाइन का बच्चा जो है जो वो किताबें नहीं अफोर्ड कर सकता, वो कैसे वो गवर्नमेंट देगी, दैट गवर्नमेंट विल गिव इट। हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली। देखें बात ये नहीं है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि किसी पार्टी का आप मंशूर उठा के देखेंगे ना तो वो बुरा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के मंशूर में ये नहीं लिखा होगा कि हम इनको बिजली नहीं देंगे, हम इनके पैसे खा जाएंगे, हम स्विट्जरलैंड में अकाउंट खोलेंगे, ये तो नहीं लिखा हुआ। वो आप पढ़ेंगे, आपको खुशी होगी पढ़ के कि बड़ा अच्छा है। आप PMLN का देख लें, आप किसी का भी देख लें, इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं होता कि इनकी नीयत नहीं है, इनको अपने पैसे बनाने से फुर्सत नहीं है। अगर ये जब भी ये कोई भी एक आदमी जो नेक नियति से आएगा काम करने के लिए वो इम्प्लीमेंट कर जाएगा इसको। और आपकी पार्टी में कोई कोशिश नहीं कर रहा कि यू डोंट नीड प्रॉपर्टियां बन जाए। किस चीज़ की जी? मैंने कहा आप लोगों की पार्टी में तो कोई कोशिश नहीं कर रहा होगा ना कि हमारी प्रॉपर्टियां पूरी दुनिया में बन जाएं हमारी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि हमारी पार्टी में सारे फरिश्ते हैं, लेकिन बट वी आर बेटर पीपल। हमें अभी आजमाना बाकी है बिकॉज हमने 16-17 साल जो है इस पार्टी ने सिर्फ इसी की तलाश किया है कि इसमें कोई बेहतर लोग आ जाएं। यानी मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं होते थे पॉलिटिशियन। ये मजाक उड़ाते थे, कहते ये बच्चे किधर से आ गए, इनके साथ कहाँ बैठे हम, जाओ भी क्रिकेट खेलो, इस तरह की बातें हमसे करते थे। अब नाउ दे हैव स्टार्टेड टेकिंग अस सीरियसली बिकॉज नाउ दिस पार्टी हैज इमर्ज्ड। और इमर्ज इसलिए हुई है कि इसको अच्छी तरह फेंटा चला है। 16-17 साल हमने मारे खाई है, वो अब आया ना लोगों की एनर्जी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो अब आई है एनर्जी और रिस्पांस, जब लोगों को पता लगा कि नहीं दे आर अ रियलिटी और ये करना चाह रहे हैं इनकी साफ नीयत के साथ। क्योंकि जो बंदा लेके चल रहा है ना, आई वुड से कि वो ली कुआन यू से आप उसको मिला लें या आप उसको महातिर मोहम्मद से मिला लें। ये एग्जांपल्स हैं दुनिया की जो एक आदमी ने आके चेंज किया। That's true। और बड़ी अच्छी वो किसी इंटरव्यू में बात कर रहे थे कि देखिए बाकी लोग जो हैं वो पैसे बनाने आए हुए हैं और मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं अच्छे ख़ानदान से हूँ और मैंने सब कुछ देखा है। तो मेरा एजेंडा वो नहीं है कि जी मैं अपनी होल्ड कर लूँ वेल्थ। हमारे पास एक कॉलर हैं इकबाल साहब हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। मैम जी इकबाल साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? ठीक है अल्लाह का शुक्र। क्या पूछेंगे, क्या कहेंगे? मैम पूछना क्या कहना क्या, आपके सामने जो हमारी कंट्री के हालात हैं बिल्कुल जैसे 1947 अनफॉर्चुनेटली कि हमारे यहाँ पर अभी तक कोई सिंसियर सियासतदान नहीं आया जिसने इस मुल्क को सुधारने की कोशिश की हो या इस मुल्क के लिए सोचा हो। बिल्कुल आपको पता है कि हमारे यहाँ पे कितने मसले मसाइल हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, CNG नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बातें कहने की तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये है कि मैं इन तमाम ब्यूरोक्रेट से सियासतदान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली अपने मुल्क के लिए सोचें। हम किस चक्रों में पड़ गए हैं, मुसलमान को मार रहा है दिन ब दिन। कराची के हालात आपके सामने है, फिर जनूबी वज़ीरिस्तान में देख लें आप कि तीसरी कंट्री आके हमारे ऊपर अटैक कर रही है एंड वी आर अनएबल टू स्टॉप दैट। अब अभी तक उसे तक स्टॉप नहीं कर पाए। हम अल्लाह का शुक्र है कि वी आर एटॉमिक पावर, ठीक है, लेकिन उससे कोई फायदा तो हो नहीं रहा हमें। एटॉमिक पावर तो बन गए अपने बेसिक इश्यूज। वी आर नॉट पैट्रियोटिक। अच्छा इकबाल साहब आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है बेसिक दो जिन इश्यूज पे सबसे पहले काम करने की जरूरत है वो कौन से दो इश्यूज होंगे? मैम जब तक आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंट्री का, किसी भी घर का, किसी भी एक फर्म का, जब तक आप सिस्टम नहीं बनाएंगे आप कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, सिस्टम आप एक बना दें। आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक फातिमा नामी औरत को लाया गया तो सिफारिश की कि आप इसे माफ फरमा दें। आपने फिर बहुत ज्यादा नाराज हुए, आप ने फरमाया कि तुमसे पहली कौमें भी इसीलिए तबाह बर्बाद हो गई कि कोई बड़ा आदमी जुर्म करता तो आप उसे छोड़ देते थे, कोई गरीब करता तो आप उसे सजा देते थे। जब तक आप एक सिस्टम नहीं बनाएंगे वट एवर, आइदर कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, एक्स काम शहरी क्यों ना, आपको पता है जो भी प्रॉब्लम्स हैं या सजाएं हैं वो सिर्फ हम जैसे गरीब आदमी के लिए, बड़े आदमी को कोई पूछता ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा इकबाल साहब मुझे ये बताएं, सिस्टम नहीं, जितनी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज अभी हमारे मुल्क में ऑपरेट कर रही हैं, आप मुझे बताएं आपको किस पार्टी से थोड़ी सी उम्मीद नजर आती है? किसी से नहीं? मैं सॉरी टू से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो नुमाइंदे आपके सामने बैठे हुए हैं। ये सब के सब मैम जो सबके सब है ना, दे आर जस्ट द नेशन। ठीक है, अब मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हमारे बड़े बड़े लीडर देखे अब आप वो नारे कैसे लगा रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो शर्जील अहमद साहब ने कहा कि जी वो पंजाबी जात का नारा नहीं लगाओ,
और फलाने का कैसा रहा रही। देखिए आप ये देखें कि हम कौमों को आपस में लड़ाया जा रहा है। भाई तुम लोग तो लीडर हो यार, तुम लोग ऐसी बातें नहीं करो कम से कम। तुम तो एक पाकिस्तानी हो। बिल्कुल। कोई मुसलमान जब तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक उसका ईमान कायम ना हो। ठीक है, लेकिन बीइंग अ शहरी, एक पाकिस्तानी सिटीजन है आप, इकबाल साहब, आप मुझे बताएं कि आम शहरी जो है वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए? हमें क्या करना चाहिए? बंदा वोट नहीं डालने चाहिए, सब वोट डालना छोड़ दें। क्या करें? मैम अगर मेरा बस चले तो आई स्वेयर बाय गॉड कि मैं किसी को वोट ही ना दूं कभी। अच्छा, तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? कौन आएगा हमें लीड करने? मैं मसला ये कि सिंस 1947 हम अभी तक वोट ही तो डालते हुए आ रहे हैं। इकबाल साहब मैं आपसे मैं बात कर सकता हूँ? मैं ग्रेजुएट इमरान साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। इकबाल साहब, जी इकबाल साहब, ये इस तरह होता है जी कि फर्ज करें किसी आदमी को कोई बीमारी हो जाती है या कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपके पास जो अवेलेबल सर्जन्स होते हैं आप उनको उनमें से कोई एक चूज़ कर लेते हैं कि ये आदमी जो है इससे मैंने अपनी सर्जरी करानी है। उसके बाद वो सर्जन क्या करता है उसका हाल वो अल्लाह जाने, या वो जो टेबल पे उसके साथ हो रहा होता है। बट देन यू हैव टू चूज अ सर्जन एंड हैव टू बिलीव इन इट टिल द एंड। बिल्कुल, उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। तो आप अगर वोट नहीं डालेंगे तो इसका मतलब आप उस बीमारी से वैसे ही मर जाएंगे, तो वो बीमारी आपको खा जाएगी। दैट्स व्हाट हैपनिंग, यू नो। अभी जो इस वक्त जो सबसे बड़ा मैंडेट लेके पार्टी बैठी हुई पीपल्स पार्टी, 1 करोड़ वोट आउट ऑफ 18 करोड़, 1 करोड़ क्या है? आप बताएं। कुछ भी नहीं है। ये हमारे लोग अगर टर्न आउट करें ना आके चेंज, रियल चेंज के लिए, मैं नहीं कहता कि हमें वोट डालें, जो पसंद है उसको डाल दें। रियल चेंज के लिए अपने में से एक बंदा ले आए। देखिए ऑब्वियसली जब तक कोई आएगा नहीं, बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन लोग मायूस इतना हो चुके हैं यूथ के अलावा। अब यूथ तो ऑब्वियसली जो हालात देख रही है उसमें भी बड़ी उम्मीद है, मैं इट्स कमेंडेबल, लेकिन वो मायूस इतने हो चुके हैं कि अब आके कहते हैं क्या फ़ायदा, हमने वोट डाल दिया, हमने लीडरों को देखा, उन्होंने कुछ किया नहीं, तो हम क्यों वोट डालें? आयशा, बात है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है नौजवानों के पास, बेरोजगारी कितनी है। यहाँ से इंडस्ट्रीज 40% फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज बंद होकर रैप अप होकर बांग्लादेश चली गई हैं। वहाँ गई हैं तो वहाँ उनको सब्सिडी दी गई है, वहाँ पे उनके लिए पूरा एनुअल 1 ईयर का पैकेज बनाया गया है फॉर चीप इलेक्ट्रिसिटी और सब कुछ। तो मतलब आप उनको फैसिलिटेट करेंगे तो क्यों इंडस्ट्रीज तो आपके पास फैसिलिटेट करते हैं? मकसद ये हमारे पास आप देख लें, हमारे पास आप ये देख लें कि मैं क्या बोलूँ, आपका पॉलिटिकल शो तो है नहीं, मैं आप देखिए, आप ये देख लें कि पॉलिटिकल विल नहीं है। There is no will. अच्छा, पॉलिटिक्स को अगर साइड पे रख के अगर सोचें कि जी हमने ये हमारा ही मुल्क है, आगे अपने बच्चों के लिए उसको बनाना है, तो वो जज्बा वो सोचेंगे ना जिनके लिए इंटरेस्ट है, जो चाहते हैं नौजवान हमारे मुल्क के यहाँ पे कुछ करके दिखाएं। और हमारे नौजवानों में तो इतना टैलेंट मौजूद है। जिनके स्टेक्स इस मुल्क में होंगे ना, वही मुल्क का सोचेंगे। बिल्कुल, जिन्होंने यहाँ से जब खत्म होगी बारी उनकी और उन्होंने जहाज पकड़ के चले जाना है, व्हाई वुड दे इन्वेस्ट इन दिस कंट्री? एग्जैक्टली। चाइना में 40 करोड़ लोगों को 5 साल के अंदर गुर्बत की लकीर से ऊपर लेकर आ गए वहाँ के। तो अब आप ये सोचें कि इवन बिहार, इंडियन एक ऐसा जो है स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिलो पॉवर्टी रेशियो था, क्राइम रेट कितना था, हर चीज़, और वहाँ के सीएम विल था एंड ही डिड इट। सेम गोज फॉर, जैसे अभी इमरान भाई ने बताया, महातीर। तो वी हैव वेरी गुड एग्जांपल्स। अगर लीडरशिप अच्छी हो आपके पास तो यही लोग अच्छा काम करके दिखाएंगे। आपके पास जो करप्शन को अगर आप इरेडिकेट कर देते हैं तो मैं समझती हूँ सबसे बड़ी बुराई जो माशरे में वो करप्शन होती है। आप ये देख लें, एक ट्रैफिक पुलिस है, वो भी 50 रुपए देकर एक 16 साल के बच्चे को भी ड्राइव करने के लिए परमिशन विदाउट लाइसेंस दे देता है। तो करप्शन तो हर लेवल पे है ना। बिल्कुल हर लेवल पे है। तो लेकिन ये ठीक कौन करना शुरू करेगा? लीडर्स ही, जो सड़क पे भी आदमी खड़ा है उसकी करप्ट नेचर को ठीक कर सकता है? नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं, वो तो खुद करना है ना इंडिविजुअल लेवल पे। हम यहाँ पे किस तरह गाड़ी चलाते हैं कि सिग्नल लाइट भी, रेड लाइट भी क्रॉस कर ली, मोबाइल पे भी बात करें, ट्रैक्स भी चेंज करें, सब। यहाँ से 1.5 घंटे की फ्लाइट लें दुबई, वहाँ से एयरपोर्ट से गाड़ी लें, देखें कैसे इंसान की तरह चलाते हैं। वो रेड लाइट पे रोकना है, फोन नहीं उठाना है, बिल्कुल लेन नहीं चेंज करनी। Why? Because law is enforced. अच्छा, वहाँ मैंने बड़ी क्रेजी चीज़ें देखी हैं इस दफ़ा भी पिछले हफ्ते। जी कैब ड्राइवर्स हैं, वो अपने फ़ोनों पे बात कर रहे हैं, SMS कर रहे हैं, और हमने कहा जी आप क्या कर रहे हैं, ये तो दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ। नहीं, आप उतर जाएं, वो हमें उतार दिया सड़क पे। वहाँ भी कुछ लॉज अजीब से होने शुरू हो गए, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अब जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल के मतलब जहाँ पे लॉ एनफोर्स होता है वहाँ पे हम खुद ही कोशिश करते हैं कि लॉ एनफोर्स हो रहा है यहाँ पे, तो सीधे चलो। जी कॉल है हमारे पास एक और। अस्सलाम वालेकुम, कौन है लाइन पे? जी वालेकुम अस्सलाम। जी अमजद भट्ट पसूरी बात कर रहा हूँ कराची से। जी अमजद साहब, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे हालात हैं?
जी हालात तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतरी लाए। मैं आपके पास जो दो बैठे हुए मेरे फाजल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दो लोग बैठे हैं, जी जी, इनसे एक छोटा सा सवाल करने के मैं बिल्कुल करें। आप 2 सवाल करें। जी 2 सवाल ही करूंगा, जरूर 2 सवाल करूंगा। पहली बात तो ये कि एक इल्तिजा करूंगा, ये जो भाई साहब बैठे मैं इनका नाम नहीं जानता, कि आदरा करम इखलाकी इक़दार को देखते हुए अगर ये माइंड नहीं करें तो एक टांग से टांग जो है ना, इस तरह मीडिया पे शायद अच्छा रिस्पांस नहीं जाता। क्यों? ये डिक्टेटर लोगों का काम होता है कि टांग पे टांग रख के बैठ जाना मीडिया के सामने या आवाम के सामने। नहीं अमजद साहब, इन छोटी छोटी चीजों से तो आगे बढ़ना होगा ना, यही तो हमारा है। हम सभी टांग पे टांग रख के बैठे हैं कि जी उसने टांग रख दी है, उन्होंने कपड़े ऐसे पहने हुए हैं, उन्होंने शक्ल ऐसी बनाई हुई है। थैंक यू अमजद साहब। अब बताएं। लेकिन नहीं, आई थिंक एक्चुअली हमारा अलमिया यही है हमारे मुल्क का, कि क्योंकि इतने बड़े इश्यूज हैं तो हम ऑस्ट्रिच की तरह कहते हैं उनके बारे में नहीं सोचेंगे, हम ये छोटी छोटी चीजों में फंसे रहेंगे। ये वही सिलसिला है। चलिए हम आवाम की राय का एहतराम करते हैं, और लेकिन ठीक है, आपकी राय का एहतराम चाहते हैं हम वैसे ही करेंगे भाई। और इमरान साहब ने अपना पोस्टर चेंज कर लिया, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि मैं भी एक आम शहरी हूँ, कि इन चीज़ों से आगे बढ़ना है। आप पूरी दुनिया में जाके देखें लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। वो ये नहीं सोचते कि मेरे साथ जो बंदा बैठा हुआ है उसने क्या पहना हुआ है, या वो क्या कर रहा है, या वो किससे किस तरह बात कर रहा है। कोई किसी की बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन आप सही कह रहे हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, ठीक है, रोल मॉडल्स होते हैं। एक सजेशन है तो आपके लिए इमरान साहब, और उन्होंने आपका सजेशन जो है वो बड़ी अच्छी तरह फॉलो कर लिया है। अच्छा, हम बात कर रहे थे, मैं एक्चुअली बात करना चाही थी नौजवानों की। आपकी पार्टी में बहुत रूम है फॉर द यूथ। किस तरह आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी पार्टी में, कुछ जो एफर्ट्स कर रहे हैं, यूथ को किस तरह इन्वॉल्व किया? देखिए, हम उस वक्त अपनी पार्टी में करवा रहे हैं इलेक्शन, मेंबरशिप ड्राइव हमारी चल रही है, और हमारे पास इस वक्त तकरीबन 50 लाख से ऊपर वोट रजिस्टर हो चुके हैं हमारी पार्टी के मेंबर्स। तो हम इलेक्शन करा रहे हैं पार्टी में, और हमने उसमें कहा है कि अपना लीडर खुद चुनो। इफ़ दे वांट टू बिकम इन फ्रंट, दे वांट टू कम इन फ्रंट एंड बिकम लीडर्स ऑफ द पार्टी, दे कैन टेक ओवर। बिल्कुल खुला हमने उनको इंसेंटिव दिया है कि आप समझते हैं कि जी इमरान इस्माइल से बेहतर आप हैं, तो आप आएँ, इलेक्शन लड़ें और जीत जाएं। लेकिन वो कैसे प्रूव करेंगे कि वो बेहतर है? जब आएंगे, नई यंग लीडरशिप आएगी जो उनको हम लाना चाहते हैं आगे। एक्चुअली हमने उनका 33% रोल रखा है अपनी पार्टी की मेन लीडरशिप के, मेन स्ट्रीम के अंदर। एक आम नौजवान, बिल्कुल फ्रेश ग्रेड और समथिंग, वो आए और वो कहे आई वांट टू जॉइन यू। एनी यंग ज्वाइन तो कहीं भी कर सकता है। मैं कह रहा हूँ हमारी पार्टी की मेन स्ट्रीम लीडरशिप के अंदर 33% रोल है उनका, लाइक सीसी के अंदर 33% मैं समझती हूँ कि और फिर यूथ अगर आके जब काम करती है ना, असल चीज़ तो ये कि आपके अंदर जज्बा और आप काम करके दिखाएं। अगर आप काम करें तो नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप यू, कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती। तो क्या आपने देखा है अभी तक, ये जो 33% की आपने रखी है रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें अभी तक कितने लोग आगे आए हैं? बहुत आए हमारे पास। मैं आपको अगर कराची से बताना शुरू करूँ तो हमारी जो मीडिया टीम है उसको हेड कर रही है सारा अहमद, हमारे साथ फैसल वाउडा है, ये अभी सब सारे नए आए और बेहतरीन लोग हैं। दे आर सो ब्रिलियंट, और इतनी एनर्जी है इनके अंदर कि यू नो लाइक हम लोग पीछे जो पुराने बैठे हम लोग थोड़े रिलैक्स हो गए हैं कि यार सिट बैक एंड रिलैक्स टाइप। ये आए हैं, इतनी एनर्जी और नया ब्लड इनका ये लेकर आए हैं, अमेजिंग। अच्छा, जब तक एक पार्टी पावर में नहीं होती या हुकूमत में नहीं है, तो उस वक्त तक आप लोग क्या एफर्ट्स कर रहे होते हैं ना साहिबा टू डू समथिंग फॉर द कंट्री? क्या अभी आजकल क्या चल रहा है? देखिए, हम यूँ करते हैं कि हम एक जगह बैठते नहीं हैं कि वी डोंट डू ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स, क्योंकि चाहे हमारी पार्टी के नौजवान हों या सीनियर्स हों, हमें हमारे सीनियर्स ने भी ये नहीं सिखाया कि आप आराम से बैठ जाएं और बस ये हमारी हुकूमत नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे एंड वेट एंड वॉच। तो हम ये नहीं करते, क्योंकि ना हमारी पार्टी हमें ये सिखाती है, ना हमारे सीनियर्स ये सिखाते हैं, और ना हम इस काम के लिए यहाँ पे आए हैं। हमें जो जज्बा है, हम चाहते हैं कि कुछ करके दिखाएं। नोइंग द प्रॉब्लम्स, आज हम उनके प्रॉब्लम्स जानेंगे तो कल हम इस पोजीशन में होंगे तो हम डिलीवर कर सकेंगे। तो मकसद ये है कि हम ट्रैवल करते हैं, एक्सेसिव एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग हमारी होती है। हम बिल्कुल हम ट्रैवल करते हैं, और मैं आपको बताऊं कि हम जहाँ पे फ्लड जहाँ पे जिन इलाकों में आया है, सैलाब ज़दगान से जाकर हम जाके मिलते हैं, और मैंने आपको बता रही हूँ जिस तरीके से, तो हमने वहाँ पे देखा कि लोग स्टेगनेंट, गंदा, बिल्कुल ग्रीन पानी जिसमें फिल्दी पोल्यूटेड
पानी, और लोग उनको पता ही नहीं कि उनकी सेहत के लिए मज़र है, दे हैव नो चॉइस। तो वो वही गंदा पानी पी रहे हैं बेचारे, एनेमेटिक हुए हुए डिजीज लोग हैं, उनको ये नहीं पता कि उनकी हेल्थ का क्या हाल हो चुका हुआ है। तो इन दैट कंडीशन व्हाट वी डू कि फिर हम उनके लिए जाके वाटर पंप्स लगा लेते हैं या हम उनको फैसिलिटेट करते हैं किसी भी तरीके से। वोकेशनल सेंटर्स हम बना रहे हैं लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए जो घरों से बाहर नहीं निकल सकती। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हमने उनके लिए वोकेशनल सेंटर्स बनाए हैं, वहीं की पढ़ी लिखी लड़कियों को आगे लेकर आए हैं और उन्हें हमने कहा कि आप ट्रेन करें। कोई कंप्यूटर ट्रेंड है तो वो आगे ट्रेनिंग, हम कंप्यूटर्स प्रोवाइड कर लेते हैं, हम एजुकेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पे उनको दे देते हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस, आपको ये तो अंदाज़ा है कि दुनिया में कहीं भी सोशल वर्क से चेंज नहीं आया। कितना बड़ा भी सोशल वर्क आप कर लें, जब तक हुकूमत सही ना आए। अच्छा, अभी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से हम वापस आएंगे, कॉल भी है और अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक लीजिए व्यूअर्स, ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं। कम राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा में। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स, उनसे बातचीत चल रही है, आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं और अभी लाइन पे हैं अरसलान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं? ठीक है अरसलान, आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? बस अल्लाह का करम है, आपकी दुआ का तलबगार हूँ। आप चैनल के प्रोसेस से मैं तहरीक इंसाफ से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, पहले तो ये बताएं आप कराची की किस इलाके से फोन कर रहे हैं? जी नाज़िमाबाद से। नाज़िमाबाद से, अच्छा। क्या हालात है नाज़िमाबाद के? लोड शेडिंग के क्या हालात है? लोड शेडिंग तो ये देखें जी कि लोड शेडिंग ने तो बुरा असर किया हुआ है। अच्छा। लोगों की जिंदगी का एक खास हिस्सा बन गया लोड शेडिंग। और मैं आपके चैनल के प्रोसेस से एक सवाल करना चाह रहा हूँ तहरीक इंसाफ से, बिल्कुल, कि इनके जो जलसे होते हैं उनमें चेयर्स ये कहाँ से परचेज करते हैं, इनकी फंडिंग कहाँ से आती है, एजुकेशन एजेंसीज इनको वो फंड देती हैं, क्या वो एजेंसीज गैर मुल्की तो नहीं है? दूसरी बात ये कि कर्जे में डूबे पाकिस्तान को लैंड माफिया, ड्रग माफिया, करप्ट लोग, फेक डिग्री होल्डर, डिसेप्यूटेड लोग जो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, ये कैसे चेंज लाएंगे? वो क्या चेंज लाएंगे? अच्छा, ठीक है, थैंक यू अरसलान साहब। जी आप पहले जी। अरसलान, हम चेयर्स जो हैं ये परचेज नहीं करते हैं, ये रेंटेड होती हैं, शादी डेकोरेशन वालों से लेते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको मिलवा दूंगा उनसे। और दूसरा ये कि जो हमारी फंडिंग है, ये हमारे पास कोई जरिया फंडिंग का नहीं है। हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं। एक हमारे अपने मेंबर्स हैं जो हमें पैसे देते हैं, चलिए चाहे 10 रुपये दें, 100 रुपये दें, हम जब कलेक्ट करते हैं तो उस पर दे गो टू मिलियंस। और दूसरा हमारे जो इंटरनेशनल मेंबर्स हैं पाकिस्तान से बाहर, वो हमारी पार्टी का बहुत बड़ा सरमाया है जो हमें रियली फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। ये था कि बैकिंग में कौन है? बैकिंग में कोई नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में जो चलता है। 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें नहीं 2 चीज़ें चलती हैं पाकिस्तान में, या आपके पीछे एजेंसी है या अमेरिका है, बस इसके अलावा और कुछ माइंडसेट बन चुका है। लेकिन ये मजबूरी है, ये पाकिस्तान में लोगों की मजबूरी है, फ्रस्ट्रेशन है, हु टू ब्लेम उनको समझ नहीं आता। आर यू सेइंग कि इसलिए ये माइंडसेट, या इसमें रियलिटी भी तो है? रियलिटी भी है इसमें। ये दे आल्सो वांट टू बिलीव इट। देखें ना, उनको लोगों की समझ में ये नहीं आता कि कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं जा रहा वज़ीर आज़म हाउस खाली करके बैठा हुआ है। कोई तो है पीछे, ये एजेंसियां है, ये अमेरिका है, यू नो, आई मीन बहुत सारी चीजें आपके सामने दिन ब दिन होती जा रही हैं। ये एजेंसी क्या है जरा? देखिए एजेंसी, आई डोंट नो किसको कहते हैं एजेंसी, कोई सब यूज करते हैं ये वर्ड। एजेंसी ISI है, MI है, लेकिन ये तो हमारे अपने मुल्क के इदारे हैं।
और ये किससे कनेक्टेड हो? ये सारे पाक फौज से कनेक्टेड होते हैं, आर्मी का कमांडेंट उनका तो काम मुल्क की इंटीग्रिटी को संभालना है। लेकिन बहरहाल हमने उन्हीं को इतना बदनाम कर दिया कह के कि एजेंसी कौन सी हमारा, जहाँ पे हम एजेंसीज के ऊपर इतना चला रहे होते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जिस तरह भाई ने अभी सवाल पूछा, मैं बताऊँ कि जलसा हमारा जो कराची का हुआ, ग्रैंड जलसा हुआ था, आपको पता है हमारे पास भी है लाहौर का बहुत, जिस तरह मुख्तलिफ जमातों में होता है, हमारी जमात में ISF है, हमारी स्टूडेंट विंग है, वुमेन विंग है, लेबर यूनियन है, हर कोई अपना हिस्सा जो है ना कंट्रीब्यूट करता है। कोई फ्लैग्स बना रहा है, कोई फ्लेक्सेस बना रहा है, कोई वाटर बॉटल्स डोनेट कर रहा है। और हमारी विमेन में माशाल्लाह इतना जज्बा है कि हम तो खवातीन से इतना जो है वो चिपन कर लेते हैं अमाउंट, और उसके बाद हम किसी ने शर्ट्स बना दी, किसी ने कैप्स बना दिए, तो इस तरीके से हम करते हैं। हमारे सामने हमें तो किसी ने कभी कोई पैसे ला के नहीं दिए, पता नहीं कहाँ से, हमने खुद ही गैदर किया है, खुद ही हम डच इन करते हैं और खुद ही कंट्रीब्यूट करते हैं इन चीज़ों से। तो बेसिक बात यह कि जहाँ जज्बा होता है तो अपना मुल्क है, उसको बचाने के लिए आप अगर कंट्रीब्यूशंस करें एनी लेवल। नहीं, PTI के जलसों में यूथ का टर्नआउट इतना अच्छा, सिक्योरिटी, आपको पता है फ्लैग्स हम खुद बना रहे होते हैं। मुझे बताइए कि जो सिक्योरिटी इतनी अच्छी, और जो एक अच्छी बात जो सबने कही वो ये थी, मैं खुद तो नहीं जा सकी इधर जलसे पे, कि किसी ने किसी को तंग नहीं किया, कोई लड़का किसी को छेड़ नहीं रहा था, कोई किसी को धक्के नहीं दे रहा था। तो इतनी सारी, जो आपको सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊँ ना, जो चीज़ शायद समझ नहीं आती लोगों को और वो समझते हैं हम झूठ बोल रहे हैं। सलमान अहमद फ्लाइज इन फ्रॉम कनाडा ऑन हिज ओन, अपना टिकट लेके आता है, अपने खर्चे पे रहता है खुद, और शौक से आता है, फ़ोन करके कि यार जलसा हो रहा है, बताया नहीं मुझे, मैंने आना, आएगा आके परफॉर्म करेगा। ये तो जज्बा है लोगों का। और सारे जितने सिंगर्स आए आज तक हमने किसी को पैसे नहीं दिए, किसी को नहीं किया। आप यकीन करें, दे ब्रिंग देयर ओन बैंड, आते हैं जज्बे से आके काम करते हैं, दे थिंक दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स अ चेंज एंड दे आर। बिल्कुल, अभी हमने इस्लामाबाद में किया था 13 मई को, इट वाज अ प्योरली विमेन कन्वेंशन, और उसमें हज़ारों की तादाद में ख़वातीन, कैन यू इमेजिन, औरतें हज़ारों की तादाद में आई हुई थी। एंड इट वाज अ संडे, कौन छोड़ता है संडे को, घर से बाहर कौन निकलता है। और उसमें भी हमारे पास स्ट्रिंग्स आई थी, और स्ट्रिंग्स ग्रुप जो है वो वहाँ पे हमारे पास मौजूद था, एंड इट डिडंट चार्ज अ पेनी। तो वो एक जज्बा है नेचुरली, और उसमें इट्स अ कंट्रीब्यूशन। ये हमारे लोगों का बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तानी अवाम जो है, कौम जो है, उनमें एक जज्बा है, और उनमें जज्बा बहुत है, और ऊपर से ये कि वो दिल खोल के जो है वो इस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा जी, हमारे पास मौजूद हैं अंजुम साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अंजुम, क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे? जी, मैंने ये इनसे पूछना था कि तरीके इंसाफ जो है वो लोड शेडिंग के पीछे क्यों नहीं है, जबकि ये नौजवानों की पार्टी है, इसको तो ये मेन प्रॉब्लम है, इसके पीछे होना चाहिए। हमारे कारखाने बंद पड़े हैं, हमारी जरूरतें बंद पड़ी हैं, तो ये पीछे क्यों नहीं है? मैं इमरान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो इस हवाले से मैंने ये बात मेरे जहन में आई, तो मैंने कहा ये सवाल करता हूँ, इसका मुझे जवाब दे दें। थैंक यू अंजुम साहब। अभी बात करते हैं, देखिए डिमांड जो है वो है 16,000 मेगावाट की, सप्लाई जो है 4,000 वाट का, तो ये बढ़ क्यों नहीं सकती? आयशा देखिए, मेरी बात सुने, जिन ममालिक में गोल्ड ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं, सऊदी अरेबिया आप देख लें, आप जो भी कंट्रीज देख लें जहाँ पे ऑयल रिजर्व्स मौजूद है, ईरान देख लें, वहाँ पे भी फर्नेस ऑयल के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो आप इमेजिन कीजिए कि ये जो सिस्टम बना हुआ है, जो अपने मुल्क को खुद ही तबाही की तरफ ले धकेला जा रहा है। आप देखें 6.5 खरब रुपए का जो हमारा कर्जा था वो डबल होकर 13 पे पहुंच चुका है। तो ये कहाँ, ये क्यों इस तरह से हम उसको बढ़ा रहे हैं? सिर्फ कमीशन सवाल है कि आप लोग लोड शेडिंग के लिए, उनका सवाल ये था कि आप क्यों नहीं खड़े हो रहे? तो मैं उनको, मेरे भाई को बताना चाहता हूँ कि हम लोड शेडिंग के लिए और तमाम दीगर मसाइल के लिए हम खड़े हुए। अब इसमें सिर्फ फाइन लाइन ये है कि मैं रोड पे निकल के चीज़ों को आग लगाना शुरू कर दूं, तो अब आप कहेंगे कि जी तहरीक इंसाफ अब रोड पे आ गई, या हम अपने जो चीज़ें बच गई हैं उनको बचाते हुए और प्रॉपर तरीके से एक महज़ब माशरे की तरह एहतजाज करें और चेंज करने की ट्राई करते रहें। तो चेंज करने की जो हम ट्राई कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उसमें सिस्टम में हर चीज़ ने चेंज होना है। उसमें एजुकेशन ने चेंज होना है, उसमें बिजली के निज़ाम में चेंज होना है, पानी के निज़ाम में चेंज होना है, सिक्योरिटी के निज़ाम में चेंज होना है। आज हमारा बच्चा घर से निकलता है, मुझे याद है मैंने क्रिकेट गलियों में सीखी, अपने घर के बाहर रोड पे खेलता था, साइकिल चलाता था। देख, माई सन इज कन्फाइंड इनटू माई हाउस, मैं जाने नहीं देता उसको घर से बाहर, सवाल ही नहीं पैदा था गेट के बाहर निकल जाए। चाइल्डहुड बच्चों के बिल्कुल मुख्तलिफ, बिल्कुल वो बहुत होगा तो आप उसको कहीं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, किसी क्लब में ले जाएंगे, उधर ग्राउंड ले गए, लेकिन अकेला तो निकल नहीं सकता, नहीं निकल सकता। जितना छतें फैलाते थे बच्चे, और वो हो ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। वो माहौल खत्म हो गया है। वो आई डोंट नो वो किस तरह
किस तरह ये सारा चेंज आया है और एकदम हम एक्सेप्ट करते गए चेंज को ना, इसमें हमारा कसूर ये है कि हम हर चीज को एक्सेप्ट करते गए कि बस ठीक है हम नहीं निकल सकते तो चलो फिर हम ये कर लेंगे, इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, फिर दुनिया में और भी चेंजेस आए कि वो घर के अंदर बंद होने के इंतजाम भी हो गए, वो इंटरनेट पहले हमारे ज़माने में नहीं था, वो आ गया, कंप्यूटर्स आ गए, फिर वो वीडियो गेम्स आ गए, इंडोर एक्टिविटी बढ़ती गई, आउटडोर कम होती गई, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें हम अडॉप्ट करते गए उसके अंदर। लेकिन मैं आपसे कमिंग बैक टू द क्वेश्चन के जो मेरे भाई कह रहे थे, इनकी तकलीफ का हमें एहसास है। हम ये चेंज जो लाना चाहते हैं, हम इसी के ऊपर लाना चाहते हैं कि हमने इस मुल्क के सारे निज़ाम को चेंज करना है। यू नो, आज अगर हम बैठ के, मैं आयशा आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि कोई एक इदारा पाकिस्तान का बता दें जिसमें आप कह सकते हैं कि हाँ ये अच्छा चल रहा है, PIA, रेलवे, स्टील मिल, KSC, वापडा, एनीथिंग, कोई एक चीज़ है, कुछ भी बाकी नहीं। जो इदारे मुनाफा बख्श इदारे होते थे, आज उन पे हमें इतना लॉस हो रहा है, उठाना पड़ रहा है। आज हमारी आवाम जो है वो टैक्स पे नहीं कर रही है। I mean, जहाँ 2000 टैक्स इकट्ठा होना था, एक्सपेंसेस 3000 अरब के थे और 2000 टैक्स इकट्ठा होना था 2000 अरब। हमारे पॉलिटिशियंस अपने बिल्स नहीं दे रहे, अपने प्राइवेट बिल्स नहीं दे रहे, ये आपको पता है कि पाकिस्तान और चीज़ों के, और उनको और यहाँ तक छूट मिली हुई है। अगर फिलंथ्रोपिक उसमें बात करें हम, तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा ज़कात और खैरात देने वाला मुल्क है। That's true। बहुत गिविंग लोग हैं, बहुत ज़्यादा, अपनी लेकिन टैक्स नहीं देना चाहते लोग, टैक्स नहीं देना, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा जो पैसा है वो तो जी मैं समझती हूँ जब से, मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई पर्सनली माई सेल्फ, तो द वे आई मीन सिंस चाइल्डहुड, मैं आई थिंक आई वॉज इन क्लास 4 गलबन, तो इमरान खान साहब आए थे, खान साहब हमारे स्कूल में आए थे। आई स्टडीड इन मामा पारसी, तो मेरे स्कूल में आए थे खान साहब, एंड ही केम फॉर द चैरिटी एंड डोनेशन फॉर शौकत खान। Did you become Imran's tiger? Yes, I mean, वो as a kid I grew up, you know, watching him as like, you know, model, yes, hero. Yes, exactly, and then I learned कि बाकी में हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं, and that time he was like, you know, cricketer एक mind में था, captain and all these things, और वो देखकर हम एक celebrity देखकर बच्चे वैसे ही हम इतने खुश होते थे। लेकिन हमने जब ये चीज़ देखी तो we were also surprised, हम हैरान होते थे कि यार एक जज्बा है, and he's doing it for others, ये तो औरों के लिए कर रहे हैं। अच्छा, और आयशा पता है अभी आजकल एक और सिनेरियो है, like the other day my mother was at my house, तो वो उन्होंने बोला नमाज का टाइम हो गया, मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ। तो मेरा बेटा 11 साल का है, वासे नाम है उसका, उसने बोला कि इधर पढ़ लें नमाज आप। उन्होंने बोला कि मुझे हमेशा से आदत नहीं है तुम्हारे बाबा के कमरे में नमाज पढ़ने की, बिकॉज यहाँ हमेशा इन्होंने पोस्टर लगाए होते थे, एंड शी लेफ्ट। तो मुझे वो कहते हैं बाबा किसके पोस्टर लगाते थे आप? मतलब हीरोज़ के। मतलब कौन हीरोज़? मतलब माजिद खान, इमरान खान, सलाउद्दीन, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, जहांगीर खान, यू नो, दे वर ऑल आवर हीरोज़। तो कहते हैं ओके, मैं किसका पोस्टर लगाऊं? यू नो, एंड आई रियली थॉट कि इनके पास तो ये जनरेशन के पास तो हीरो ही कोई नहीं है। जो थे, जो किसका लगा है? आपके इसका पोस्टर लगाओ, कल मालूम होता है उसने पैसे खा लिए, उधर स्पॉट फिक्सिंग कर ली। इसका पोस्टर लगाओ तो वो तो वैसे बदनाम है। अगर कोई कौम बड़ी हो बगैर हीरोज़ के, जिस कौम के पास हीरोज़ ही बाकी ना रहे, आप सोचें, यू नो, इमेजिन दैट देयर इज नो हीरो। किसका पोस्टर लगा? Nobody to look up to। ब्रेक पे जा रहे हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद हम आपसे मिलेंगे। अपने सवालात के लिए हमें कॉल करें 021322708661 पे। जितने आपके मसाइल हैं डिस्कस भी हम कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते में मुख्तलिफ जो हमें लोग ज्वाइन कर रहे होंगे उनसे अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी जो हम कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, क्योंकि अपना ही मुल्क है, अगर कोई और नहीं कर रहा तो खुद ही कर लें, तो वो भी डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिक्स को छोड़ के इंडिविजुअली एज ह्यूमन बींग्स क्या कर सकते हैं। ब्रेक लीजिए, ये वक्त है मेरा।